1784 के इस एक्ट को कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का एक्ट नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ड्राफ्टेड। पर्पस क्या है? तो पर्पस बस वही है जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमी रह गई उसको सुधारना है। ठीक है, टू करेक्ट दी रॉन्ग्स, उसमें जो गलतियां हो गई, यहाँ रॉन्ग्स का मतलब गलती है और यहाँ करेक्ट का मतलब सुधार। टू करेक्ट दी रॉन्ग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो गलतियां थी, द वीकनेस, द प्रॉब्लम विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, टू करेक्ट दैट रॉन्ग्स दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज क्रिएटेड। ठीक है जी। नाउ दिस वॉज क्रिएटेड। अब इसका एम क्या था? एम तो ऑब्वियसली दिस पर्पस ही इसका एम है कि उसको ठीक करना है, लेकिन इसमें और फर्दर ये था कि कंसोलिडेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। कंसोलिडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, करप्शन को कम करना है, दीज अदर वर द ऑब्जेक्टिव्स। द सेम थिंग, कंसोलिडेशन, टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, राइट। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी को और अच्छे से कंसोलिडेट करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नाउ द फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। देखिए, इसका पहला फीचर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, यहां पर आइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, व्हेन दिस पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्रिएटेड, कंपनी में देखिए इसके मालिक लोग होते हैं, राइट। किसी भी कंपनी का मालिक होता है, लेकिन मालिक कंपनी को चलाता नहीं है। मालिक एक हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, वो कुछ ऑफिसर्स लोगों को रखता है, उन ऑफिसर्स का काम होता है पूरा कंपनी को चलाना, और उन्हीं ऑफिसर्स को डायरेक्टर्स कहा जाएगा, राइट। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इस कंपनी के मालिक लोग थे, मालिक लोगों को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। ये जो कंपनी बनी थी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके शेयर होल्डर्स थे, बट दीज शेयर होल्डर्स आर नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। So what they will be doing? They will appoint what? Directors. डायरेक्टर या डायरेक्टर्स? तो डायरेक्टर्स। क्यों? ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी जो दूसरे एरिया में जाके कंट्रोल करने वाली, ये सब चीज़ एक बंदे से नहीं होगा। तो ये डायरेक्टर्स लोगों की टीम थी। वो कितने डायरेक्टर्स थे? 24 डायरेक्टर्स थे, राइट। और 24 डायरेक्टर्स की ये टीम को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये टर्म आपको हमेशा मिलेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। सो इज इट क्लियर व्हाट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली एक बॉडी है ऑफ द कंपनी दैट लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिजनेस, कंपनी को कैसे एक्सपांड करेंगे, कंपनी कैसे ट्रेड करेगी, क्या करेगी, ईच एंड एवरी अफेयर वाज टू बी लुक्ड आफ्टर दिस कंपनी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर बोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसने क्या किया? इसने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, समझिए दिस इज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की को पूरा मैनेज करने का काम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, राइट। सो इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब तक क्या कर रहे थे? दे वर लुकिंग आफ्टर कमर्शियल अफेयर and they were also looking after the political affair. Both of the things were looked after by this particular company. ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा कि you don't look after the political affair. For this we are creating another body called board of control. So it first thing it led to establishment of board of control. BOC मतलब board of control. ठीक है, board of control. It led to the creation, establishment of board of control, and board of control was to look after the political affairs, right? To look after political affairs.
पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना इसका काम था। दिस वॉज टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स हैं? तो देयर वर 6 मेंबर, नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बनाया गया, इसमें 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स, ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स 2 मेंबर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर होंगे, ऐसा रख दिया गया था। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स 2 मेंबर, मतलब इसमें से 2 मेंबर, 2 मेंबर्स वर फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से 2 मेंबर्स थे। इज इट क्लियर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या? अच्छा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया, दिस पर्टिकुलर बॉडी दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, court of director. Now this court of directors was interested only to look after the commercial affair of the company, right? To look after to look only after commercial affairs. ठीक है जी। अब इसके बाद इन लोग ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये क्रिएशन, ये एक मेजर क्रिएशन माना जाता है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, कहा कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, वो डिसीजन, मेजर डिसीजंस लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ पीस, सच टाइप ऑफ डिसीजन विल नॉट बी टेकन बाय हिम, ठीक है। ये करना इसका काम नहीं होगा, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन नॉट डिसाइड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी वो जो गवर्नर जनरल है वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? मोदी जी यहाँ से बैठे बैठे, अगर वॉर करना है, पीस करना है, वो मोदी जी डिक्लेयर करेंगे, वो वहाँ से बैठ के नहीं कर सकता, ठीक है। नो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कैन नॉट डिसाइड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ पीस, पीस डिक्लेयर करना इसका काम नहीं होगा, ठीक है। प्लस फॉरेन रिलेशंस से रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर डिसाइड करना इसका काम नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हुआ इम्पोज्ड, ठीक है। नाउ देन कम्स कि जो गवर्नर जनरल का एक प्रॉब्लम आपने अभी पहले थोड़ा देर पहले देखा था कि गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर्स है, तो फिर वहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मोदी जी को लग गया था कि हाँ भाई वहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, एक काम करो वहाँ मेंबर कम कर देते हैं। तो अब गवर्नर जनरल के साथ 3 मेंबर ही रहेगा, देयर विल बी ओनली 3 मेंबर। और गवर्नर जनरल को एक ने भी अगर सपोर्ट किया तो 2 अपोजिशन में, अगर एक भी सपोर्ट करता है तो इन लोग 2 जन हो गए। और ये 2 में भी क्योंकि गवर्नर जनरल है तो इसके डिसीजन को इंपॉर्टेंस दे दिया जाएगा, क्योंकि टाई है तो गवर्नर जनरल को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो द strength of Governor General's Executive Council was reduced to 3 members, Governor General plus 3 members, ठीक है। And Governor General was given the overriding power, and Governor General was provided overriding power. ओवरराइडिंग पावर, ठीक है जी। गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर भी ग्रांट कर दिया गया। अब अगर आप इस एक्ट को एनालाइज करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है, वो क्या है? इसको अगर हम एनालाइज करें, एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो इसमें से एक चीज़ निकल के आता है कि रिलायंस कंपनी अभी थोड़े समय पहले तक वहाँ कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर दोनों देख रही थी। मोदी जी ने बोला कि पॉलिटिकल अफेयर तुम मत देखो, मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रहा हूँ और अपने 6 आदमी को भेजता हूँ, जिसमें से 2 तो मेरा पार्लियामेंट का होगा, वो वहाँ का पूरा पॉलिटिकल अफेयर देखेगा। अब रिलायंस को बोला तू सिर्फ फोकस कर कमर्शियल एक्टिविटी पर। तो कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर उन लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल गई, वहाँ पर खुलेआम काम करते रहो कमर्शियल एक्टिविटी में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉयड, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड ऑटोनॉमी इन कमर्शियल अफेयर्स, ये लिख लीजिए। कम्स द नेक्स्ट एक्ट, दिस इज चार्टर एक्ट। यहाँ से चार्टर एक्ट की शुरुआत होगी। चार्टर एक्ट तो वैसे पहले से भी आता था, लेकिन अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हमें पढ़ना होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट हर 20-20 साल पर रिलीज होता था। ब्रिटिश जो राजा होता था, राजा या रानी, दे यूज्ड टू डिक्लेयर द चार्टर। सो इसी को हम चार्टर एक्ट कहते हैं। हर 20-20 ईयर्स पे होता था। चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, लाइक चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा? भेज तो दिया 6 लोगों को, उनको पैसा कौन देगा? यहाँ से भेजेंगे कि वहाँ से कलेक्ट करके देंगे?
तो डिसाइड हुआ वहीं से कलेक्ट करके देंगे, यहाँ से कुछ ना देने वाले, ठीक है। सो द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल शैल बी रिसीविंग द सैलरी आउट ऑफ इंडियन फंड, ठीक है, या देयर सैलरी विल बी फंडेड बाय इंडिया, राइट। द सैलरी of members of board of control shall be funded by India या फिर shall be funded out of Indian revenue, ऐसा लिख लीजिए, shall be funded out of Indian revenue। रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू में से उन्हें फंड दिया जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। सेकेंड चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट अ सॉवरिन एंटिटी, मतलब ये इंडिया कैसे अपने आप में सॉवरिन है, कैन टेक एनी डिसीजन, तो वैसा क्या रिलायंस भी अपने आप में सॉवरिन है, कैन टेक एनी डिसीजन? नो, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, दे आर सब्जेक्ट टू इंडिया, मतलब वो इंडिया के अंडर में है और वो इंडिया का एक ट्रस्टी जैसा है, ठीक है। ट्रस्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी आप संभालते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि ट्रस्टी फॉर्म कर रहा है। ट्रस्टी क्या होती है? ट्रस्टी का काम होता है कि कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी या कुछ भी अपने पास होल्ड करके रखो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी या फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, ठीक है। तो वैसा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटेन की ट्रस्टी है जो इंडिया संभाल रही है हमारे बिहाफ में, दैट्स इट, ऐसा है, ठीक है। तो इसी एक्ट के थ्रू कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट अ सॉवरिन एंटिटी, इज नॉट अ सॉवरिन entity, it is not a sovereign entity and shall be acting as a trustee to British Crown, ये एक ट्रस्टी के तौर पर वर्क करेगा and shall be acting as a trustee to British Crown. East India Company is not a sovereign entity and it shall be acting as a trustee to British Crown, ठीक है जी, क्लियर। क्लियर। नाउ ये एक्ट में कहा गया था कि जो लॉ होगा, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया ब्रिटिश लॉ का, राइट, स्टार्ट होगा या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश लॉ, प्लस ये कहा गया था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के पब्लिक के कंटेक्स्ट में, विल ऑलवेज बी अ रिटन लॉ, कुछ भी वर्बल लॉ नहीं होगा, विल ऑलवेज बी अ रिटन लॉ एंड नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत या हिंदी इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश लॉ, लेड टू establishment of British law in India, right. It also provided that the law regarding people of India, regarding the law regarding the people of India and their properties, people of India और इनकी properties shall always be a written law, and translated in Indian language, और जिसे इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। रिटन लॉ ये रिटन होना चाहिए और प्लस इसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। प्लस इसी एक्ट ने ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को भी एनी पर्सन या अपने सर्वेंट्स लोगों को लाइसेंस दे सकती है टू डू अ ट्रेड। फॉर एग्जांपल रिलायंस वहाँ पर है, रिलायंस का ट्रेड करने का काम था, लेकिन रिलायंस अब वहाँ किसी इंडिविजुअल को भी लाइसेंस दे सकती है कि भाई तू भी माल यहाँ से लेकर जाकर वहाँ बेच सकता है,
राइट। तो ये रिलायंस को अथॉरिटी दे दिया गया था कि आप किसी को भी लाइसेंस दे सकते हो। किसको लाइसेंस दोगे? किसी को भी, कोई बाहर वाले आदमी को या अपने एम्प्लॉय को भी अगर आप लाइसेंस दोगे तो वो भी वहाँ से माल खरीद के लाकर ब्रिटेन में बेच सकेगा, ऐसा वाला परमिशन दिया गया था, ठीक है। सो बाय दिस एक्ट क्या हुआ था, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ग्रांट परमिशन या कुड ग्रांट लाइसेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी could grant license to any person or its employee, even to its employee they can grant this particular license to do trade, right। अब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आपके पास लाइसेंस है, यू कैन डू अ ट्रेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो डू अ ट्रेड एज अ कंट्री ट्रेड, नोन एज अ कंट्री ट्रेड, और ऐसे ट्रेड को क्या कहा जाता था? कंट्री ट्रेड। अब आपके प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन ये, मतलब एक क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द प्रोविजन फॉर कंट्री ट्रेड इन इंडिया? सो इट इज दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने इंडिया में कंट्री ट्रेड के प्रोविजन को स्टार्ट किया। और सेकेंड चीज ये होगा, व्हाट इज कंट्री ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेट्स टू कंट्री ट्रेड। अब ये भी एक क्वेश्चन, अब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यूपीएससी में देयर इज अ ट्रेंड कि दे गिव यू अ सिंपल सा एक वर्ड का ही क्वेश्चन रहेगा और उस वर्ड का मीनिंग के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन है, आइडेंटिफाई करिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। सो कंट्री ट्रेड क्या होता है? वेयर द कंपनी will grant a license to any person or employee to do a trade, right? Such type of trade is called country trade, ठीक है जी, clear। So this is about the regulating act of 1793। अब next आता है regulating act of 1813, right? Sorry, regulating charter act of 1813, ठीक है जी, है ना, charter act। So next we have a charter act of 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 4 इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, काम खत्म, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन टी एंड चाइना, ठीक है जी। चाय और चाइना, ये 2 चीज़ में मोनोपोली अभी भी इसी कंपनी की होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब अगर चाय का कोई बिजनेस करना है तो सिर्फ एक ही, ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाइना के साथ अगर ट्रेड करना है तो अगेन एक ही कंपनी होगी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अदर चीज़ में कोई भी दूसरा बिजनेस करना है तो ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है, ठीक है जी। सो दिस इज द एक्ट विच एंडेड, दिस एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, trade monopoly of East India Company except in tea and trade in tea and trade with China, except in trade in tea and trade with China, ठीक है जी, चाइना के साथ ट्रेड करना। सो इवन इन दिस केस इट वाज अलाउड, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ जाते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट, दिस इज द एक्ट विच अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती है जो धर्म का प्रचार करने के लिए कहीं पर भी जाती है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आप इंडिया जा सकते हैं और क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि विच एक्ट प्रोवाइडेड द परमिशन या ग्रांटेड द परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज टू गो टू इंडिया या फिर टू एक्सपांड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो इट इज दिस एक्ट, ठीक है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज to हम कम के लिख देते, टू कम टू इंडिया या टू अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया फॉर एक्सपांशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट। क्रिश्चियनिटी के एक्सपांशन के लिए इन लोग काम कर सकते हैं, गो टू इंडिया एंड वर्क फॉर द एक्सपांशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट। सो इट इज दिस एक्ट विच डिड
दिस पर्टिकुलर या विच प्लेड दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है जी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज दिस एक्ट, ये वाला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप इंडिया में 1,00,000 रुपया खर्च करोगे सालाना फॉर द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में मॉडर्न एजुकेशन के प्रमोशन के लिए 1,00,000 रुपया खर्च करोगे, ठीक है, सालाना, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 provided for East India Company to spend 1,00,000 rupees annually for the promotion of modern education, for the promotion of modern scientific education या modern education ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, modern education, for the promotion of modern education। ठीक है जी, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड ना। और एक चीज़ ये लिख लीजिए, यही एक्ट है जिसने लोकल बॉडीज़ को टैक्स लगाने का परमिशन भी ग्रांट किया था। ठीक है, आज भी हमारे इंडिया में लोकल बॉडीज़ टैक्स लगाती है ना, तो वो सबसे पहली बार इंडियन सॉइल पे इसी एक्ट ने वो पावर ग्रांट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए, ग्रांटेड पावर टू लोकल बॉडीज़, ग्रांटेड पावर टू लोकल बॉडीज़ to levy tax, to levy मतलब लगाएगा, LEVY, levy tax। ठीक है जी, हो गया। सो दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813।